RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक काल। वैदिक काल दोस्तों कहाँ शुरू हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके स्रोत क्या हैं, इसका समय क्या है, हम दोस्तों इस चार्ट से देखेंगे। दोस्तों आज मैंने बोर्ड पर चार्ट बना के रखा पहले से ही, क्योंकि बोर्ड छोटा है हमारा और बार बार लिखने से दोस्तों आपको कन्फ्यूजन ये ना हो कि मैं कॉपी पर कैसे लिखूं। इसलिए मैंने सोचा कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो दोस्तों एक दो पन्ने भरेंगे फिर उसका उल्टा सीधा हो जाएगा तो उनको भरने में दिक्कत होगी, तो मैंने सोचा बोर्ड पर चार्ट ही बना देते हैं। दोस्तों इस चार्ट देख लीजिए और इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए दोस्तों जो हमारा इतिहास आज रहेगा ये रेलवे के लिए, टीजीटी, पीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी या जितनी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां इतिहास का प्रभाव रहता है, मैं हर वो पॉइंट देने का प्रयास करूंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से दोस्तों महत्वपूर्ण हो। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले वैदिक काल की बात करता हूं। जब वैदिक काल की बात करता हूं तो दोस्तों इसमें एक वैदिक शब्द है। ये वैदिक शब्द कैसे बना ये दोस्तों देख लेते हैं। वैदिक दोस्तों, वैदिक शब्द की यदि बात करी जाए तो ये विद धातु से बना है। किससे दोस्तों? विद धातु से बना है। एक पॉइंट मेरे साथ आप भी नोट करते रहेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चार्ट आप बना लेंगे बाद में, स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है शुरुआत में, तो नोट करते रहिए। ये वैदिक शब्द दोस्तों ये विद धातु से बना है। अब विद धातु से बना है का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ क्या होता है? जानना। इसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि वैदिक शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? विद धातु से बना है, जानना या ज्ञान, ये दोस्तों इसका अर्थ है। अगला दोस्तों पॉइंट देख लेते हैं इसमें, वैदिक काल कब से कब तक रहा है। तो वैदिक काल को जनरली हम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हम पढ़ेंगे, या बीसी हम कह सकते हैं। बीसी दोस्तों बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। इस तरीके से मैंने दोस्तों बीसी और एडी और ईबीसी इनका दोस्तों फुल फॉर्म मैंने बताया है। मेरे जो इतिहास के पुराने वीडियो हैं या अभी 4-5 वीडियोओं के पहले दोस्तों वीडियो देखेंगे, उसमें तिथियों का महत्व बताया है, तो आप वो सर्च करके देख सकते हैं। एक पॉइंट दोस्तों महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। पूछा जाता है कि बीसी का फुल फॉर्म क्या है, एडी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप उस वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। दोस्तों बात करें वैदिक काल जो हमारा है, कालखंड हम देखेंगे, इसका उत्पत्तिकर्ता देखेंगे, स्रोत देखेंगे और इसकी विशेषताएं देखेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी कम समय में वीडियो समाप्त हो जाए। वैदिक कालखंड दोस्तों, इसमें यदि हम बात करें और देखा जाए तो वैदिक काल या इसको हम पूर्व वैदिक काल, ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से भी इसको जानते हैं। हम ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, ये दोस्तों हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक काल माना जाता है। जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 से 600 ईसा पूर्व या बीसी तक माना जाता है। एक पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे। अब आगे हम देख लेते हैं उत्पत्ति दोस्तों, यदि उत्पत्ति की बात करें तो एक शब्द इसमें आर्य कहाँ के निवासी हैं, एक शब्द ये है। आर्य शब्द दोस्तों होता क्या है? देखिए दोस्तों, आर्य कोई जाति नहीं है, किसी जात से हम नहीं लेंगे। आर्य कोई वर्ण नहीं है। जर्मनी का हिटलर था, वो दोस्तों अपने आप को आर्य बोलता था। जर्मनी का हिटलर था, वो अपने आप को आर्य बोलता था। आर्य का जो अर्थ है कुलीन, सज्जन, साधु दोस्तों, श्रेष्ठ, बुद्धिमान, ये इसका अर्थ होता है। कुलीन, श्रेष्ठ, सज्जन, बुद्धिमान, सद्गुणी दोस्तों, ये इसका अर्थ होता है। इस तरीके से बहुत सारे अर्थ लगाए जा सकते हैं, बहुत सारे अर्थ हैं आर्य शब्द के। आर्य शब्द कब आया दोस्तों? तो आर्य शब्द
18वीं शताब्दी में आया। कब आया? 1853। 1853 ईस्वी में दोस्तों, 1853 ईस्वी में जर्मन विद्वान, एक जर्मनी के थे मैक्स मूलर, ये जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने आर्य शब्द 1853 ईस्वी में दिया। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे दोस्तों। अब आर्य शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आया है तो ये भी नोट कर लेंगे। आर्य शब्द ऋग्वेद में 33 बार आया है। आर्य शब्द ऋग्वेद में 33 बार आया है, ये सब आप नोट कर लेंगे। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि आर्य निवासी कहाँ के हैं। देखिए दोस्तों, मैप के द्वारा भारत और विश्व के मैप की तुलना हम इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में करेंगे कि आर्य कहाँ से आए, कौन कौन इसमें स्थान है। अभी सिर्फ आप जो आर्य हैं इसमें अपने देश की बात हम कर लेते हैं। तो यदि आर्य की बात करें दोस्तों, ये निवासी कहाँ के थे, तो जो भारत के मानने वाले हैं कि जो भारत में निवास कर रहे थे दोस्तों, कश्मीर या हिमालय का क्षेत्र, कश्मीर या हिमालय का क्षेत्र। एल.डी. कल्लर ने बताया कि आर्य कश्मीर या हिमालय के क्षेत्र के रहने वाले थे। इसके बाद सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का समूह, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान होते हुए 7 नदियाँ जाती हैं। तो दोस्तों वहाँ पर अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ने बताया कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। महर्षि देश, गंगा यमुना का जो दोआब है इसको ब्रह्मा देश या महर्षि देश के नाम से जाना जाता है। हम उत्तराखंड वर्तमान में और बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं। तो गंगाधर झा ने बताया कि आर्य महर्षि या ब्रह्मर्षि देश के रहने वाले थे। इसी तरीके से मध्य देश, ये दोस्तों आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साइड में दोस्तों जो क्षेत्र है उसको, और वहाँ से मध्य प्रदेश तक अंदर तक दोस्तों कुछ हिस्सा, तो उस क्षेत्र को मध्य देश कहा गया। राजबली पांडे ने बताया कि आर्य मध्य देश के रहने वाले थे। हम यदि बात करेंगे विदेशियों की तो रूस, बैक्टीरिया, यूरोप, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे देशों की बात हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको। फिर यदि हम बात करें स्रोत की, स्रोत में साहित्य और पुरातात्विक दो दोस्तों पॉइंट हैं। तो इसमें हम सबसे पहले साहित्य को देखते हैं। तो साहित्य हमारा यहाँ से इस तरीके से लिया, इस तरीके से लिया है, इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से दोस्तों आया है। इसमें हम वेदों की बात करेंगे। यदि वेदों की बात करेंगे तो दोस्तों 4 वेद हैं। कौन कौन वेद हैं? एक आपका ऋग्वेद है दोस्तों, हो सकता है आपको वहाँ से दिख ना रहा हो, यदि ना दिख रहा हो तो आप नोट कर लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ शायद दिख रहा होगा। ऋग्वेद, फिर है आपका सामवेद, फिर आपका है अथर्ववेद, यजुर्वेद नोट कर लेते हैं, यजुर्वेद, फिर आपका है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। यदि 4 वेदों की हम बात करें दोस्तों, तो ये जो आपके 3 वेद हैं, इस टाइप 3 वेद हैं, ये दोस्तों वेद त्रयी में शामिल हैं। किसमें? वेद त्रयी में शामिल हैं। वेद त्रयी में शामिल है। अथर्ववेद ये सबसे बाद में रचा गया और इसमें कई वंशों के लोगों ने अपना योगदान दिया, इसलिए इसको प्रमाणित नहीं माना जाता है, इसलिए ये वेद त्रयी से बाहर है। तो वेद त्रयी में कितने वेद हैं? 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद शामिल नहीं है। दोस्तों ऋग्वेद को छोड़कर बाकी के जो 4 वेद हैं ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता का वर्णन करते हैं या उत्तर वैदिक काल की जानकारी देते हैं। ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल की जानकारी नहीं देता। ऋग्वेद दोस्तों जो आपका है ये देवताओं की स्तुति, मंत्र, उच्चारणों से संबंधित है। सामवेद संगीत का जनक या संगीत दोस्तों नाच गान इस सब इससे संबंधित है। यजुर्वेद में भी कर्मकांड है। अथर्ववेद में दोस्तों जादू, टोना, प्रेम विवाह, औषधि और इस तरीके से अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद दोस्तों यदि हम बात करें तो ये सबसे लोकप्रिय वेद माना गया है। अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय माना गया है।
ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना वेद माना गया है। मैं इन वेदों की दोस्तों बारी बारी से चर्चा करूँगा, अभी आप यहाँ पर स्रोत देख लीजिए। फिर हम ब्राह्मण की बात करते हैं। दोस्तों ये वेद हम यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नीचे लिखे दे रहे हैं अथर्ववेद। यहाँ ऊपर लिखे दे रहे दोस्तों, यहाँ पर अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। अगला ब्राह्मण की दोस्तों हम बात करते हैं। ब्राह्मण की यदि बात करें तो वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मणों की रचना की या ब्राह्मण की रचना की गई। ये दोस्तों जो आपके हैं ये गद्य रूप में है। किस रूप में है? गद्य रूप में है। ये बहुत लोकप्रिय प्रश्न है कि वेदों को समझने के लिए जो ब्राह्मणों की रचना की गई वो किस शैली में है? तो गद्य शैली में है। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे दोस्तों। इनको गद्य के रूप में संकलित किया गया है। आरण्यक की बात करें, इनको ऋषियों ने रचा है। ये पॉइंट इनको दोस्तों ऋषियों ने रचा है। अरण्यक की बात करें तो अरण्य, अरण्य मीन्स होता है जंगल, अरण्य मीन्स होता है जंगल। अरण्यक की यदि हम बात करें तो अरण्य मीन्स जंगल होता है दोस्तों। इनकी रचना किसने की? सन्यासियों ने की, सन्यासियों ने की। और किसने की दोस्तों? विद्यार्थियों ने की। इनकी रचना जंगल में हुई है और सन्यासियों ने की, विद्यार्थियों ने की, अरण्यक की। ये भी वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं या इनका निर्माण हुआ है। अरण्यक किससे संबंधित हैं? ये प्रश्न तो ये बनता है। अरण्यक दोस्तों ये दार्शनिक व रहस्यवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। अरण्यक जो हैं वो दार्शनिक या रहस्यवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अरण्यक जो वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं या जिनका निर्माण हुआ है वो किससे संबंधित हैं? तो अरण्यक दार्शनिक या रहस्यवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। आप नोट कर लेंगे, दार्शनिक या रहस्यवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। उपनिषद, उपनिषद की बात करता हूं दोस्तों। ये दो शब्दों से बना है, उप प्लस निस। उप प्लस निस, तो जो उप होता है इसका अर्थ होता है समीप, जो निस होता है इसका अर्थ होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठना। उपनिषद 108 हैं। उपनिषदों की संख्या 108 हैं, जिस पर 10 उपनिषदों पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। मान लीजिए इसको कमेंट इस पर लिखा है, कमेंट लिखा है या भाष्य लिखा है दोस्तों। अब बात करें उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को वेदांत नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वेदांत नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद को वेदांत नाम से भी जाना जाता है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे दोस्तों। उपनिषद को वेदांत नाम से, इसको दोस्तों ज्ञान मार्गी निषद या ज्ञान मार्गी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद को ज्ञान मार्गी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे अब देखते हैं स्रोत। स्रोत तो हो गया, अब देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक में दोस्तों क्या है? एक अभिलेख और इधर मृदभांड। अभिलेखों की यदि हम बात कर लें तो एक है आपका अभिलेख एशिया माइनर बोगजोई अभिलेख, जो कि तुर्की में पाया गया और 1400 BC मतलब ईसा पूर्व में ये पाया गया है। तो ये अभिलेख आर्यों के होने के साक्ष्य बताता है और कहता है कि ये अभिलेख एशिया माइनर बोगजोई अभिलेख तुर्की 1400 BC में पाया गया है। आर्यों की बात तुर्की में चल रही थी। तो इसमें दोस्तों बताया गया दो कबीले थे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा। आप भी दोस्तों लिख दें मेरे साथ और बाद में कहीं पर लिख लेना। जो एशिया माइनर बोगजोई तुर्की अभिलेख है, ये तुर्की में दो कबीले थे। तुर्की में दो कबीले थे, हित्ती कबीला और मितन्नी कबीला। कौन सा? हित्ती कबीला और मितन्नी कबीला। तुर्की में दो
कबीले थे हित्ती कबीला और मितन्नी कबीला। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, हित्ती कबीला और मितन्नी कबीला। इन कबीलों के बीच दोस्तों जो आपका ये एशिया माइनर बोगजोई अभिलेख तुर्की में है 1400 BC में, या यहाँ तुर्की में दो कबीले थे हित्ती कबीला और मितन्नी कबीला। इनके बीच आपस में झगड़ा हो गया, फिर बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। जब एक दूसरे को जीत पाना नामुमकिन हुआ तब इनमें संधि कराई गई। जब संधि कराई गई तो इसमें 4 देवताओं की कसम खवाई गई। तुर्की में 4 देवताओं की कसम खवाई गई। वो 4 देवता कौन से थे ये दोस्तों कई बार ये सिविल में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है और एनटीपीसी में भी ये पूछा जा सकता है। तो वो 4 देवता कौन से थे, तो उसमें इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। एक इंद्र था। दूसरा देवता कौन था? मित्र था, ये भी देवता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। वरुण कौन? वरुण और नासत्य। तो 4 देवता कौन थे? इंद्र थे, मित्र थे, वरुण थे और नासत्य थे। ये 4 देवताओं की कसम खवाई गई। अब इस 4 देवताओं में इंद्र की बात कर लें, वरुण की बात कर लें, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है और बहुत ही ये प्रभावशाली देवता माने गए हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। तो यही देवता उधर तुर्की में भी थे और यही देवता भारत में भी पाए गए। यही देवता ऋग्वेद या वेदों में पाए गए। यही देवता ये तुर्की के अभिलेख में पाए गए जो एशिया माइनर बोगजोई अभिलेख है। तो एशिया माइनर बोगजोई अभिलेख यह बताने का प्रयास करता है, यह दर्शाता है कि ये आर्य तुर्की में भी हैं। इसका मतलब कि आर्य ये विदेशी हैं जो भारत आए। ये तो जो आए वो विदेशी हैं। ये तो बार बार पर प्रश्न उठ रहा है कि आर्य कहाँ के थे, तो जो साक्ष्य इतिहास बता रहा है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब बात कर लेता हूँ, इसको मैं मिटा दूँ यहाँ पर। तो इसको मिटाने के बाद बात करता हूँ कस्सी का अभिलेख ईरान। दूसरा अभिलेख है कस्सी का अभिलेख ईरान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कस्सी का अभिलेख ईरान। इसका जो टाइम पीरियड है, कस्सी का अभिलेख ईरान में पाया गया 1600 BC या ईसा पूर्व में। ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई। इसमें बताया गया है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की तरफ गई या भारत गई। ऐसा कस्सी का अभिलेख जो कि ईरान में है 1600 BC से पाया गया, उसमें लिखा पाया गया। अब यहाँ पर यह बात साबित हो रही है कि आर्य भारत आए। कहाँ से आए? इस अभिलेख के अनुसार ईरान से आए। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। 1400 BC में ये बात दोस्तों बताई जा रही है एशिया माइनर बोगजोई अभिलेख से तुर्की में कि यहाँ पर के देवता भारत के देवता सेम थे। इनका काल और इधर इनका काल ये 1400 है, ये पीछे की तरफ चलता है। जब पीछे की तरफ चल रहा है तो आप देख रहे होंगे 1600 से 14 में आया होगा। 1600 से 14 में आया होगा। यहाँ कहा गया ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की तरफ गई, तो इसका मतलब कि 1 साल बाद यहाँ पर 1500 है, एक साल बाद इधर आए। फिर इधर 1400 है तो 1514 में गया होगा और यहाँ पर कह रहा है कि देवी देवताओं की कसम खवाई गई। इसका मतलब ये आर्य वहाँ के भी रहने वाले होंगे, वहाँ पर भी होंगे। भारत से तो आर्य गए नहीं, या फिर यहाँ का इनका आना जाना रहा होगा। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया मैं उम्मीद करता हूँ। मृद भांडों की बात करता हूँ। मृद भांडों में ये यहाँ से खींचा है हमने, यहाँ से यहाँ तक। तो मृद भांडों में यदि हम बात करें तो वैदिक काल के जो मृत भांड थे ये गैर वर्णी मृत भांड थे। और जो उत्तर वैदिक काल हैं इनके जो मृत भांड थे ये चित्रित धूसर मृत भांड थे। चित्रित धूसर मृत भांड रहे होंगे दोस्तों। तो गैर वर्णी मृत भांड मतलब इनका एक ही रंग था, कच्चे पक्के दोनों थे। और जो उत्तर वैदिक काल है ये पके हुए थे और इन पर डिजाइन करी गई हुई थी। तो ये उत्तर वैदिक मतलब जो उत्तर वैदिक काल आया तो टाइम और आगे बढ़ा होगा, लोग और विकास करे होंगे, तो वहाँ पर ये चित्रित धूसर मृत भांड बनाना प्रारंभ कर दिया होगा। अब हम आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि
इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये विशेषताएं यदि हम बात कर लें तो जो वैदिक काल था ये कैसा था? ये पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था वैदिक काल। वैदिक काल में महिलाओं की दशा अच्छी थी। वैदिक काल में महिलाओं की दशा अच्छी थी। ये उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। वैदिक काल की जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल की जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल में लोहे का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। लोहा एक जब आया तो एक क्रांति सी आई। आर्य कभी हारे नहीं क्योंकि इनके पास लोहे के औजार थे, रथ था, घोड़ा था। ये दोस्तों आगे आगे हम जब आर्यों के बारे में बात करेंगे तो आर्य जब हम समाज पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल का समाज तो मैं बताऊंगा। ऋग वैदिक काल का वेशभूषा, जीवन और समाज ये सब बताना है, सब पढ़ना है दोस्तों। तो इन पे बारे में हम फिर बात करेंगे। तो विशेषताएं में क्या हुआ? पितृसत्तात्मक, महिलाओं की दशा स्थित थी। महिलाएं दोस्तों भाग लेती थीं। महिलाएं प्रारंभ में सभा, समिति या फिर दोस्तों कह सकते हैं कि महिलाएं कर्म कांडों में, यज्ञों में भाग लेती थीं। तो ये महिलाओं की स्थिति उस समय अच्छी मानी गई। तो विशेषताओं में अब ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि मुझे समाज भी पढ़ना है, आर्थिक राजनीतिक जीवन भी पढ़ना है, इसलिए हम आगे वीडियो में फिर चर्चा कर लेंगे। एक बात और करें, जो ऋग वैदिक काल है इनके जो वैदिक काल में लिपियों का ज्ञान नहीं था, इसलिए इसको सुनकर आगे बढ़ाया गया। जब सुनकर आगे बढ़ाया गया तो इसके साहित्य को कई सारे नाम दिए गए। कौन कौन से नाम दिए गए? एक श्रुति साहित्य दिया गया क्योंकि श्रुत साहित्य, क्योंकि ये सुन के आगे बढ़ाया गया, सुन के बाद चलाई जाती थी, इसलिए श्रुत साहित्य के नाम दिया गया। अपौरुषे एक और नाम दिया गया, अपौरुषे, अपौरुषे साहित्य नाम दिया गया। क्यों कहा जाता अपौरुषे? मतलब किसी पुरुष ने साहित्य को नहीं रचा, अर्थात इसकी रचना ऊपर वाले ने की है, भगवान ने की है, इसलिए अपौरुषे नाम दिया गया। श्रुत क्योंकि ये सुनकर बताया गया या सुनकर आगे बढ़ाया गया, इसलिए श्रुत ये हो गया। नित्य एक हो गया नित्य साहित्य के नाम से, अर्थात इसकी ऐसे पुरुष ने की होगी रचना जिसका कोई आकार नहीं रहा होगा, जो निराकार रहा होगा। तो इसका मतलब है कि आकार निराकार तो हर मनुष्य का होता है, तो ये ऊपर वाले ने इसकी रचना की। ऐसी बातें दोस्तों इसमें बताई गई। अगला यदि हम बात करें तो ये आर्य जो शब्द है, प्रश्न एक बार आया था कि आर्य शब्द किस भाषा का है, तो आर्य शब्द ये संस्कृत भाषा का है। इसमें एक पॉइंट छूट रहा है, मैंने उसको बताया नहीं। विदेशी, ये निवासी कहाँ से थे? तो भारत मैंने बताया। विदेशी, ये चर्चा भारत और विदेश से या अन्य स्थानों की हम एक साथ करेंगे, 2 मिनट के अंदर कर लेंगे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए अब हम आगे इस पर चर्चा नहीं करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये मेरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। ये चार्ट आपको मैंने बनवा दिया, अब इसी के अनुसार हम अध्ययन करेंगे और सारे आपको वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने तक ना रोकें। हमारे चैनल पर आप आए हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप हमारा सहयोग करें, इसको कमेंट करें, प्रतिक्रिया अपनी बताएं और शेयर करें। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।